हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे GDP के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, उनका नेशनलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है A to Z। इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स और जो स्कीम्स हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो भी कवर कराई गई हैं। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स में भी अपीयर होते हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन PDF कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग आपको बाय करने होते हैं और 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों ही कोर्सेज़ की रहती है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे हमेशा की तरह। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण कब किया गया था? When was ISRO's 100th launch from Sriharikota launched? ऑप्शंस हैं May 18, 2025, January 29, 2025, December 5, 2024 या फिर December 30, 2024। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the SAF Under-19 Championship 2024-2025 टाइटल? SAF Under-19 चैम्पियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने SAF Under-19 चैम्पियनशिप 2025 टाइटल जीत लिया है और गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में बांग्लादेश को 4-3 से इन्होंने पेनल्टीज़ में हराकर ये खिताब जीता है। ये भारत का चौथा टाइटल है। तो हुआ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो 2025 SAF Under-19 चैम्पियनशिप है, ये 7th एडिशन था इस फुटबॉल कंपटीशन का, जो कि मेंस Under-19 नेशनल टीम्स के बीच खेला जाता है साउथ एशिया रीजन से। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे SAF बोलते हैं, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इस SAF है 1997 में इसका गठन किया गया था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका द्वारा। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। When is इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, May 21। इंटरनेशनल टी डे यह हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल टी डे का थीम रहेगा Tea for बेटर लाइव्स।
तो देखिए जो चाइना है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में, और भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है। भारत में ही अगर हम बात करें तो असम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो कोलकाता में। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025 समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड? विश्व हाइड्रोजन 2025 शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रोटरडैम, द नीदरलैंड्स। वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025 समिट एंड एग्जीबिशन ये रोटरडैम, द नीदरलैंड्स में आयोजित की गई। किसके द्वारा? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, RX ग्लोबल, डच गवर्नमेंट, द प्रोविंस ऑफ साउथ हॉलैंड, सिटी ऑफ रोटरडैम एंड पोर्ट ऑफ रोटरडैम के द्वारा। तो जो भी हाइड्रोजन से संबंधित डील्स होती हैं यहाँ पर डन की जाती हैं, पार्टनरशिप होती हैं। रोटरडैम को हम मैरीटाइम कैपिटल ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति संदर्भ दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, आर्टिकल 143। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उन पर उनका जवाब मांगा है। मतलब इनको कहते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। ऐसे नहीं कि मतलब क्वेश्चन दाग दिए हैं कि इसका आंसर दो, ठीक है। मतलब एक तरह के मतलब उनका ओपिनियन मांगा है कि क्या संविधान में इस तरह की चीज़ें हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के सवाल पूछ सकता है, इस तरह की राय ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो। और ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो बताएगा वो उसको राष्ट्रपति को फॉलो करना होगा। आर्टिकल 143 के तहत है ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है। आप इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके पास भी ये पावर थी कि वो फेडरल कोर्ट से उनका ओपिनियन किसी मैटर पर लिया करते थे। सिमिलर प्रोविज़न कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी क्वेश्चन है लॉ का या फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस का वो सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं, उसका ओपिनियन जान सकते हैं। और प्रेसिडेंट इस तरह के रेफरेंस बेसिकली जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर करती हैं। तो आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एनी सच रेफरेंस शैल बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ मिनिमम 5 जजेस। तो अब जब प्रेसिडेंट ने कोई सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को एक बेंच सेटअप करनी पड़ेगी 5 जजेस की, वो इस पर चर्चा करके फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे, ठीक है, जैसा भी उनको सही लगे। जैसा मैंने कहा कि ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। अच्छा, ये क्यों आया मैटर? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी थी कि जो गवर्नर हैं या फिर जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जो बिल्स आते हैं, ठीक है, उनको वो रख नहीं सकते। एक टाइम बाउंड है, एक टाइम के भीतर उन्हें उसको अपना फैसला उन बिल्स पर देना है, ठीक है। तो ये बात जो है यूनियन जो हमारी मतलब जो सरकार है उसको पसंद नहीं आई कि ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये किस तरह का हस्तक्षेप दे रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने प्रेसिडेंट के जरिए मतलब ना सीधा टकराव ना करते हुए प्रेसिडेंट के जरिए ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। तो 14 क्वेश्चन हैं आर्टिकल 200 एंड 201 के इंटरप्रिटेशन से संबंधित हैं। कोर्ट का ओपिनियन यहाँ पर मांगा गया है। तो जनरली गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किए हैं ये राष्ट्रपति के जरिए, 14 क्वेश्चन है। ऑपरेशन ओलिविया इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच मैरीन स्पीसीज? ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य किस समुद्री प्रजाति की रक्षा करना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑलिव रेडले टर्टल्स। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने मिशन ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा में 6 लाख से ज़्यादा ऑलिव रेडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। और इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs ने भी इनका साथ दिया है। तो ये जो ऑपरेशन ओलिविया है नवंबर से मई के बीच में चलता है। और जो भी ऑलिव रेडले टर्टल्स हैं जो उनकी नेस्टिंग हो जहाँ पर वो अंडे वगैरह देते हैं, ठीक है, तो उनको सिक्योर करते हैं ताकि कोई उनको हानि ना पहुंचा पाए। खास करके जो गहिरमाथा बीच है उड़ीसा का, ये इसके लिए फेमस है ऑलिव रेडले टर्टल्स के लिए। हु अनवील्ड द सागर में सम्मान पॉलिसी इनिशिएटिव? सागर में सम्मान नीति पहल का अनावरण किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सर्बानंद सोनोवाल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज
सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने सागर में सम्मान, इस तरह का एक पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका अनावरण किया है ताकि मैरीटाइम सेक्टर में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। द लॉन्च ऑफ द सागर में सम्मान पॉलिसी फ्रेमवर्क एड्रेसेस एम्पावरमेंट, लीडरशिप, इंक्लूसिविटी, सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसमेंटलिंग ऑफ जेंडर बेस्ड बैरियर्स इन द मैरीटाइम प्रोफेशन। तो भारत के पास जो है आपको बता दें 2030 तक भारत ने टारगेट रखा है कि 20% फीमेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टेक्निकल मैरीटाइम रोल्स में। इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम ये 18 मई को मनाया जाता है। इन विच स्टेट इज़ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एकीकृत जल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है त्रिपुरा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं, इन्होंने कैलाशर त्रिपुरा में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। तो 42.4 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको सेटअप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था और 2020-21 से 2024-25 टाइम पीरियड के दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 20,050 करोड़ रुपए की लागत से। वहीं ब्लू रिवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फिशरीज स्कीम या फिर ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम कहें, इसको 2015-16 में लॉन्च किया गया था 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल के लिए। माउंट एवरेस्ट स्केल्ड बाय द एनसीसी टीम इज़ हाउ टॉल, एनसीसी टीम द्वारा चढ़ाई की गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 8848 मीटर्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इनकी जो एक्सपीडिशन टीम है उन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, 8848 मीटर की है ये। और 10 एनसीसी कैडेट्स है इसमें, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स, 4 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स, 1 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, 10 नॉन कमीशनड ऑफिसर। इनमें एक 19 साल की यंगेस्ट क्लाइंबर भी इस टीम में रही है। इन विच कंट्री इज़ द लांगओपी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन हेल्ड, लैंगओपी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, इन्होंने भारतीय दल को लीड किया है 17th एडिशन ऑफ लांगओपी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में, जो कि लांगओवी मलेशिया में संपन्न हुआ है। तो मैनी डिफेंस पीएसयू जो हैं जैसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड और भी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम इसकी लीमा की बात करें, यानी कि जो ये एग्जीबिशन है 1991 से ही होता आ रहा है, साल में 2 बार होता है और इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन बताया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में। Which foreign bank in May 2025 has received in principle approval from RBI to set up a wholly owned subsidiary in India? मई 2025 में किस विदेशी बैंक को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एमिरेट्स MBD बैंक PJSC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सैद्धांतिक रूप से एमिरेट्स MBD बैंक PJSC UAE को अप्रूवल दे दिया है कि ये भारत में होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप कर सकती है। जो ये एमिरेट्स MBD बैंक PJSC है, ये फ़िलहाल भारत में बैंकिंग बिजनेस तो कर ही रही है अपने ब्रांचेस के जरिए, चेन्नई, गुरुग्राम और मुंबई में। तो अब इन जितनी ब्रांचेस हैं उनका कन्वर्जन होकर होली ओन्ड सब्सिडरी यहाँ पर सेटअप की जाएगी। और ये लाइसेंस दिया गया है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। RBI ने SCBL कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है, ये भी RBI से संबंधित न्यूज़ है। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक फंडेड DST ICGEB बायो फाउंड्री, भारत की पहली सार्वजनिक वित्त पोषित DST ICGEB बायो फाउंड्री का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक फंडेड DST ICGEB बायो फाउंड्री का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी समिट के तहत। तो आपको बता दें 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है। और बायो फाउंड्री का मतलब क्या होता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरह की एक लैब कह सकते हैं। जो ये CGEB है, ठीक है, CGEB में 69 मेंबर कंट्रीज़ हैं
और ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिसर्च, ये सब का काम यहाँ पर चलता है। इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये 10 बिलियन यूएस डॉलर की 2014 में और 165.7 बिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है 2024 में, और एम है हमारा 2030 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर पहुँचाने का। हाउ मैनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिड इंडिया गिफ्ट टू नेपाल? भारत ने नेपाल को कितने इलेक्ट्रिक वाहन उपहार में दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 15। तो भारत ने 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेपाल को दिए हैं सागरमाथा संवाद माउंटेन डायलॉग ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेपाल गवर्नमेंट इस सागरमाथा संवाद को ऑर्गेनाइज कर रही है काठमांडू में। थीम है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडियन एम्बेसडर है नेपाल में नवीन श्रीवास्तवा। According to the SIDBI report, what was the MSME sector's mercantile export share in financial year 24? SIDBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 में MSME क्षेत्र का व्यापारिक निर्यात हिस्सा कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 45.7%। तो MSMEs ने अपना जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उस शेयर को बढ़ा दिया है 43.6% से बढ़ाकर 45.7% हो गया है। ऐसा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। रिपोर्ट का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। तो 2000 से ज़्यादा MSMEs का सर्वे किया गया है अक्रॉस 19 सेक्टर, तब ये रिपोर्ट जारी की गई है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अभी MSME सेक्टर में बढ़ी है 26.2% बता रहे हैं यहाँ पर। द निवेशक शिविर इनिशिएटिव इज़ जॉइंटली कन्वेन्ड बाय सेबी एंड विच अदर अथॉरिटी? निवेशक शिविर पहल सेबी और किस अन्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी कि IEPFA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, और सेबी इन्होंने कुछ मीटिंग्स हाल ही में आयोजित की हैं ताकि निवेशक शिविर को लॉन्च किया जा सके, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनक्लेम डिविडेंड्स या फिर शेयर्स अपना रिक्लेम कर सकें। तो निवेशक शिविर इनिशिएटिव इज अ नेशन वाइड इन्वेस्टर असिस्टेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम टू हेल्प इन्वेस्टर्स रिक्लेम अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर विद ईज। निवेशक शिविर हैज़ बीन कंसीव्ड टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर्स, improve financial literacy among investors and ensure direct and transparent access to investor services. Where did the DFCCIL launch a 110.5 meter long open web steel girder over existing railway tracks? DFCCIL ने मौजूदा रेल पटरियों पर 110.5 मीटर लंबा ओपन वेब स्टील गर्डर कहाँ लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कलम्बोली, महाराष्ट्र। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL ने 110.5 मीटर लॉन्ग ओपन वेब स्टील गर्डर किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर लॉन्च किया है कलम्बोली, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। राइट साइड में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है, नीचे उसके ऊपर ये एक स्टील का एक ब्रिज टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, इसको पार करने के लिए। हाउ मैनी न्यू प्रोडक्ट्स वर रिसेंटली एडेड टू द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लिस्ट इन उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना सूची में कितने नए प्रोडक्ट्स जोड़े गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 12। देखिए 12 प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में। इसके साथ उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रोडक्ट्स की संख्या 74 हो चुकी है, ठीक है। पहले 62 थी, अब 12 और ऐड किए तो 74 हो चुके हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है ताकि जो किसी रीजन स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट दिया जा सके, उनको अच्छे से प्रमोट किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द कांची लेक इज इन विच स्टेट? पंजाब। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एरिया इन इंडिया? राजस्थान। वेयर इज़ द हिल स्टेशन मसूरी लोकेटेड? उत्तराखंड। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। वेयर इज़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? करनाल, हरियाणा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं। इंडिया वॉज ब्रिटेन्स डैश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024? कौन सा लार्जेस्ट पार्टनर था? 10वां, 11वां, 5वां, 6वां, इस तरह से बताना है। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट?
When is the World Day for Culture, Diversity, for Dialogue and Development celebrated? Who has been appointed as Chair of Coordination Commission for the Brisbane 2032 Olympic Games? What was the code name for the Indian military operation launched in May 1999 to reclaim areas occupied by Pakistani forces during the Kargil War? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।